भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों को कई ऐसे महाराजा, राजा, राजकुमार और वीर पुरुषों के बारे में जानने को मिलता है जो अपने सीमित संसाधन के साथ अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध में भाग लेते हैं और उसमें विजयी भी होते हैं। अगर जब कभी विजयी नहीं भी हो पाए तो आत्मसमर्पण करने के बजाय वे अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसी तरह से महिलाओं के संदर्भ में भी जानने को मिलता है कि जब भी मौका मिला है वे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के युद्ध में भाग ली हैं और उनके साथ भी ये कहा गया है कि आत्मसमर्पण करने का जब भी परिस्थिति आया है तो वे आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसी तरह का एक घटना जो है आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो कि संबंधित है अरब इन्वेजन से। यहाँ पे राजा दाहिर और उनकी पत्नी रानी बाई के बारे में हम लोग जानेंगे, सिंध के बारे में जानेंगे कि कैसे राजा दाहिर जो है वो मात्र 15,000 सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ भिड़ जाता है जो कि 50,000 सेनाओं के साथ यहाँ पे आक्रमण करता है। वो आत्मसमर्पण नहीं करता है। कुछ विश्वासघाती के कारण राजा दाहिर जो है वो मारा जाता है। उसके बाद युद्ध का जो मोर्चा है वो संभालती है उसकी पत्नी रानी बाई। और जब उनको भी ये लगता है कि अब हमको आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है तो वो आत्मसमर्पण करने के बजाय राजपूती परंपरा के अनुसार अपने साथ कई महिलाओं को लेके जौहर कर लेती है और इस तरह से वो अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं जिनके पराक्रम के बारे में हम लोगों को इतिहास में जानने और पढ़ने को मिलता है। तो उसी तरह का एक घटना जो है आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये अगर न्यूज में अगर देखिएगा तो कुछ कुछ साल पहले यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि सिंध पे जो हुकूमत करने वाला जो अंतिम कश्मीरी पंडित था जिसका नाम राजा दाहिर था, उनके बारे में कहा जा रहा था कि सिंध में लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आंदोलन? तो कहा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब का उपाधि दिया गया और वहां प्रतिमा लगाया गया, उसी तरह से इनका योगदान को देखते हुए या इनका पराक्रम को देखते हुए सिंध में भी एक प्रतिमा लगाया जाए और उनको एक सरकारी हीरो के तौर पे कुछ ना कुछ उपाधि दिया जाए। तो आखिर कुछ तो रहा होगा इनका बात रहा होगा, इसीलिए लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको एक हीरो का दर्जा दिया जाए। तो इस तरह से ये सब सारा चीज को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे और जैसा कि आपको बोला गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये भी कहें कि महिलाओं का पराक्रम भी आपको इस इतिहास में जानने को मिलेगा और उसी के संदर्भ में बीबीसी का जो ये आर्टिकल था उसी में चशनामा को कोट करते हुए, चशनामा में हम लोगों को जो सिंध का इतिहास है उसके बारे में जानने को मिलता है, तो उसको कोट करते हुए ये बताया है कि जब राजा दाहिर का मृत्यु हो जाता है, फिर रानी का मृत्यु हो जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे कि शुरुआत में जब मकरान में आएगा तो वहां पे जितना पुरुष था उसका हत्या करवा देगा और फाइनली जब सिंध में कब्जा कर लेगा तो कई लोगों को वो गुलाम बना लेता है और बहुत सारे महिलाओं को वो क्या करेगा अपने कब्जे में लेगा और उनमें से जो 2 राजकुमारी थी जो कि बेटी थी राजा दाहिर का, उनको भी पकड़ लिया जाता है और उनको खलीफा के हरम में भेज दिया जाता है। तो कैसे ये 2 राजकुमारी जो है वो बदला लेती हैं अपने माता और पिता और अपने लोगों की हत्या का, उसको यहाँ पे दिखाया गया है या बताया गया। उससे ये पता चलता है कि अंतिम सांस तक यहाँ पर ये लोग जो है अपना पराक्रम को दिखाने का जो भी एक तरह से कह सकते हैं मौका है, वो मौका को छोड़ते नहीं थे। तो जब खलीफा के सामने इनको प्रस्तुत किया गया इन दोनों महिलाओं को या राजकुमारियों को, तो कहा जाता है खलीफा इनके सुंदरता से काफी ज्यादा मोहित हो जाते हैं। और इसी बातचीत के क्रम में जो ये 2 राजकुमारी हैं वो कहती है कि हम जो है आपके काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है आपसे पहले हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर चुका है। तो ये बात सुन के जो खलीफा थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसलिए वो आदेश देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जहां पे भी तुम है यहाँ पे संदूक में बंद होके मेरे पास हाजिर हो। तो इस तरह से कहा जाता है, ये चशनामा में ही उल्लेख किया गया और ये सब आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो वहां पे लिख सकते हैं। बस आपको लिख देना है कि ये किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया और इसी से आपका एक नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। आंसर राइटिंग का एक तरह से कहिए क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो गया। तो इस तरह से करेंट डाटा है, इस तरह का ग्रंथों का आप उल्लेख कीजिएगा और उसमें कहा गया है कि जब 2 दिन यहाँ पे वो संदूक में बंद रहता है, अब संदूक में बंद होके कहीं पे जा रहा है तो 2 दिन में तो दम घुटेगा ही और इस तरह से दम घुटने से उसका मृत्यु हो जाता है और इस तरह से जो राजकुमारी थी वो अपना बदला ले लेती है। मतलब उनका प्राण का तो एक तरह से कहिए बाद में जब सच्चाई का पता चलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो उनको कहा जाता है दीवारों में चुनवा दिया जाता है खलीफा के द्वारा। लेकिन ठीक है, अपना प्राण तो वो त्याग दी, लेकिन प्राण त्यागते त्यागते अपना जो एक तरह से कहिए बदला है वो भी बदला
ले ली थी। तो इस तरह के कई इतिहास जो है आपको जानने को मिलेंगे, लेकिन जैसा कि आपको बार बार कहा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे चीजों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो भी फैक्ट आपको बताया जाएगा, केसी श्रीवास्तव का किताब है वहां से बताया जा रहा है, पेज नंबर 518, 19 और 20, ये मात्र 3 पेज में है, जिसमें अरब इन्वेजन के बारे में दिया गया है कि कैसे अरब यहाँ पे आक्रमण करते हैं, उस समय सिंध का क्या परिस्थिति था, वहां के राजा के बारे में आपको बताया गया है, जब यहाँ पे आक्रमण होता है, सिंध में अरबों का कब्जा हो जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है अरबों का सिंध में, ये सब सारा चीज आपको इसी 3 पेज में जानने को मिलेगा। अगर ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसानी से कोई भी प्रश्न यहाँ से आएगा तो उसको आप बना पाइएगा। तो चलिए, जो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे सेंस बोर्ड खोल लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा इसको खुलने दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो पिछले वीडियो में आपको यहाँ पे बताया गया था कि कैसे आपका मक्का और मदीना में इस्लाम का एक तरह से प्रभुत्व हो जाता है। मदीना जो होता है प्रशासनिक केंद्र बन जाता है, प्रशासनिक राजधानी बन जाता है, और धार्मिक केंद्र जो बनता है वो मक्का होता है। तो इस तरह से आपको ये भी बताया गया था 612 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर जो है अपने को खुदा का संदेशवाहक कर देते हैं। जब बहुत ज्यादा यहाँ पे मक्का में विवाद हो जाता है तो 622 में ये मदीना चले जाते हैं और धीरे धीरे एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं और संसाधन को जुटाने का प्रयास करते हैं और अपना विस्तार जो है अपने शासनकाल में करेंगे, और बहुत सारे कबीला लोग जो है वो इस्लाम धर्म को स्वीकार भी कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। जब 632 में इनका देहांत हो जाता है तो कई सारे कबीला आपस में लड़ने लग जाते हैं और इस तरह से एक संस्था बनाया जाता है, खिलाफत नामक संस्था, और वो खिलाफत का जो हेड होते थे उसको बोलते थे खलीफा। और हम पिछला वीडियो में बताए थे जो भी खलीफा यहाँ पे आएंगे उसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो भी कबीला है, जो विद्रोह है, उसको आपको दबाना है और इस्लाम को पूरे विश्व में फैलाना है, और जहां से भी संसाधन का जुगाड़ हो सके वहां से संसाधन का जुगाड़ करना है। और इसीलिए आप देखने को आपको मिला होगा कि ये लोग जो है मात्र 10 साल में 642 आते आते बाइजेंटाइन साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आक्सास नदी तक जो कि अरब सागर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिएगा ईरान हो गया, यहाँ गजनी हो गया, यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। और यही चीज को आपको समझना है कि जब यहाँ पे ईरान और गजनी तक ये पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे भारत यहीं पे दिख रहा है, तो ये सिंध प्रांत है, जैसे ये यहाँ तक पहुंचेंगे ये सिंध की ओर भी अग्रसर होंगे, और इस तरह से अरब जो है अपने साम्राज्य के विस्तार और इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में ये भारत पे आक्रमण करेंगे। तो इस तरह से ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे आपको ये जान लेना, चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिंध पर अरबों का आक्रमण, तो अरब के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये सिंध प्रांत किसको कहा जाता था और सिंध प्रांत के अंतर्गत क्या आता था। तो सिंध प्रांत आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, वर्तमान में ये सिंध प्रांत जो है वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये सिंध प्रांत है जिसमें ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर का यहाँ पे शासन था। उसी समय मोहम्मद कासिम जो है यहाँ पे आक्रमण करता है। तो शुरुआती अगर चरण में कहा जाए कि सिंध के बारे में क्या जानकारी, प्राचीन काल में क्या कौन यहाँ शासन करता था नहीं करता था, तो इसके बारे में केसी श्रीवास्तव के ही किताब में लिखता है कि प्राचीन काल जो था इसका अंधकारपूर्ण था। बहुत सारा जानकारी जो है हमको यहाँ पे नहीं मिलता है कि कौन राजा यहाँ शासन किया, कौन राजा शासन नहीं किया, लेकिन हाँ मध्यकाल के बारे में हमको यहाँ पे जानकारी मिलता है। तो मध्यकाल में अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा एक राजवंश है जिसका नाम है राय डायनेस्टी, राय वंश, वो यहाँ पे शासन करने वाला पहला वंश था सिंध में। तो आपको एक लाइन में याद रखना है, चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलिए कि कैसे जब अरब यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपने विस्तार कर रहे थे, तो उस समय सिंध का जो स्थिति था, राजनीतिक परिस्थिति था, उसके बारे में जब चर्चा करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं था, लेकिन मध्यकाल में हम ये पाते हैं कि इसमें जो सबसे पहला शासन था वो किसका था, राय डायनेस्टी का था। तो इस तरह से यहाँ पे राय वंश के बाद कैसे ब्राह्मण वंश आता है और वहां का राजा दाहिर कैसे बनता है और उस समय कैसे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, वहां तक हम लोगों को पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको मैप दिखाना चाहते हैं जो कि वर्तमान समय का है। तो ये सिंध प्रांत है, ये बलूचिस्तान है, इसका भी उल्लेख होगा, और पंजाब प्रांत जो कि अभी आपको बताया गया, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब का उपाधि दिया गया और यहाँ पे आपका एक प्रतिमा लगाया गया है। और उसी तरह से सिंध के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि राजा दाहिर का भी एक प्रतिमा लगाया जाए और उसको सरकारी तौर पे हीरो का दर्जा दिया जाए। तो इस तरह से ये मैप को ध्यान में रखिएगा। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ तक तो अरब पहुंच चुके थे। अब ये लोग कहाँ पे इंटर करने वाले थे, सिंध में, और सिंध में जो शासन था उस समय किसका था, राजा दाहिर का था। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं राय डायनेस्टी के बाद यहाँ पे ब्राह्मण डायनेस्टी कैसे आता है। तो यहाँ पे राय डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि राय वंश जो है वो शासन कब से कब तक किया जा रहा था। तो यहाँ पे दिया गया लगभग, यहाँ पे आप देखिएगा तो 143 साल, तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं 150 साल के आसपास इनका शासन रहा था, 489 से लेके 632 के आसपास। और यहाँ पे कुल मिला के 6 राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलता है। इन 150 सालों में 6 राजा जो है यहाँ पे शासन करते हैं, जिसमें अंतिम राजा के बारे में आपको जानना है, बाकी राजा के बारे में हम नाम खाली पढ़ ले रहे हैं, इसको आप सुन लीजिए, याद करने का कोई जरूरी नहीं है। राय दिवजी है, फिर राय सिंहरस है, राय साहसी है, राय सिंहरस द्वितीय और राय साहसी द्वितीय। तो इस तरह से यहाँ राय सिंहरस है और ये राय साहसी द्वितीय है। तो बस इसको याद रखिएगा क्योंकि ये अंतिम राजा है और जहां से चीजें चेंज होती है, ट्रांजिशन जहां से हो रहा वो चीज को आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे राय वंश का अंत जो होता है वो राय साहसी से ही यहाँ पे होता है। उसके बाद एक चीज और आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि इसी काल में, चूंकि हम लोग यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का क्या परिस्थिति था उसको समझ रहे हैं, तो सिंध का परिस्थिति तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ राय वंश था। राय वंश के समय ही या उसके बाद जो ब्राह्मण वंश होगा उस समय आप देखिएगा यहाँ पे किसका प्रभाव था, तो हर्षवर्धन का। तो राजा हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 606 से हमको जहां तक याद हो रहा है 647 तक इसका शासन था और ये आसपास अपना जो भी इलाका था वहां पे आक्रमण करता है और उन राजाओं को अपने अधीन लाता है। और उसी में एक चीज हमको यहाँ पे जानने को मिलता है कि ये सिंध में भी हर्षवर्धन का क्या हुआ था, यहाँ पे हमला किया गया था। और कहा जाता है, ये जानकारी हमको कहां से मिलता है, तो हर्षचरित से, और ये लिखा गया है किसके द्वारा, वान भट्ट के द्वारा। तो जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन सा तथ्य आपको कहां से पता चल रहा है। अगर इसका स्रोत आपको पता है तो उस स्रोत का जरूर उल्लेख कीजिए। ये सब छोटा छोटा चीज को आप ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर जो है वो बहुत ज्यादा उसका क्वालिटी है इंप्रूव होगा और यही छोटा छोटा चीज पे आपका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो कहा जाता है वान भट्ट के द्वारा जो हर्षचरित का जो रचना हुआ उसमें कहा गया है कि हर्ष जो है बहुत बुरी तरह से यहाँ के राजा को हराता है और इस तरह से जब राजा हार जाएगा तो वो किसके अधीन आ जाएगा, हर्ष के अधीन आ जाएगा, हर्षवर्धन के अधीन। लेकिन जैसे हर्ष का मृत्यु हो जाता है 646 या 47 है उसके आसपास, जब यहाँ पे मृत्यु हो जाएगा तो समझिए आपके ऊपर जिसका कंट्रोल था वो तो अब रहा नहीं, तो आप अपने आप को क्या कर लीजिएगा, स्वतंत्र कर लीजिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हर्ष का मृत्यु होता है ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है सिंध का क्या परिस्थिति था। तो शुरुआत में रायवंश था, रायवंश का अंतिम राजा राय साहसी हुआ। इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर्षवर्धन का भी आक्रमण होता है और हर्षवर्धन के आक्रमण के समय ये लोग जो है हर्ष का अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हर्षवर्धन का यहाँ पे देहांत हो जाएगा ये जो है वो क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। अब कैसे राय वंश से ब्राह्मण वंश हम लोग पहुंचे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। तो जैसा कि आपको बताया गया कि राय वंश के बाद ब्राह्मण वंश आएगा तो इसका शासनकाल अगर आप देखिएगा तो ये दिया गया 632 से लेकर लगभग 724 के आसपास। अब यहाँ पे राय वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन बताया गया, राय साहसी द्वितीय। अब राय साहसी द्वितीय के बाद कोई ना कोई तो इसको हटाया होगा और उसके बाद ब्राह्मण वंश का स्थापना किया होगा। तो हटाने वाला इसका कोई और नहीं बल्कि इसका ही मंत्री था। तो कहा जाता है ब्राह्मण वंश ये है भी, तो इसका ये जो मंत्री था वो ब्राह्मण था। वो राय साहसी द्वितीय का क्या करता है, हत्या कर देता है और राय साहसी द्वितीय का जो विधवा थी उनके साथ ये विवाह हो जाता है और इसका कई लोग जो है विद्रोह भी करते हैं। और आगे चल के देखिएगा जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आक्रमण करेगा तो इसी का एक प्रभाव रहेगा कि बहुत सारे समुदाय जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ जुड़ जाएंगे। तो छोटा छोटा गलती जो है वो अभी कहते हैं ना कि अभी हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अभी नहीं दिखता है, बाद में दिखता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिससे कई लोग नाखुश थे। ठीक है, विरोध को तो ये रोक दिए, विरोध को दबा दिए, लेकिन जब एक तरह से कहिए ये कमजोर पड़ा तो कई सारे लोग जो पहले इसके खिलाफ नहीं गए थे वो अब इसके खिलाफ चले गए। तो चलिए इसका अगला डेवलपमेंट अगर हम देखें तो कहा जाता है कि ये जब यहाँ पे अपने राजा जो कि राय साहसी द्वितीय है उसका हत्या करता है तो बहुत सारे लोग विद्रोह करेंगे। तो उस विद्रोह को दबा के सिंध में पूर्णतः अपना कब्जा कर लेता है और इस तरह से यहाँ पे ये भी दिया गया है सिंध में कब्जा करने के बाद ये अपना जो प्रभाव है वो बलूचिस्तान के मकरान से लेके यहाँ पे कश्मीर तक फैला जाता है। और यहाँ पे भी वो बोलता है अपना प्रशासनिक केंद्र जो बनाता है वो मकरान में ही कंदबिल करके कोई जगह होगा वहां पे बनाता है। तो कुल मिला के अभी फिर से हम यहाँ पे हो सकता है मैप यहाँ पे दिखाएंगे तो बलूचिस्तान, या आपको मैप में पता चल रहा होगा कि ये सबसे पश्चिम भाग जो है बलूचिस्तान था और वहां से लेके कश्मीर तक जो शासन था वो किसका यहाँ पे शासन हो गया, तो आपका ये ब्राह्मण वंश का जो कि राजा का नाम था क्या था, राजा चाच। तो इस तरह से राजा चाच जो है एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे
कश्मीर से लेके आपका बलूचिस्तान का मकरान जो था एरिया, वहां तक वो कब्जा कर लेता है। अब देखिए ये कितना दिन रहेगा, कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद इसका तो मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु हो भी जाता है। मृत्यु होने के बाद यहाँ उत्तराधिकार को लेके विवाद चले, उससे पहले यहाँ पे उसका भाई जो है वो राजा बनता है। इसके बाद उत्तराधिकार यहाँ पे भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका भाई जो था वो वहां पे राजा बनता है। भाई का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चंदर करके। तो आपको डेवलपमेंट थोड़ा समझना है कि ठीक है, चाच के बाद अगला जो राजा बनता है उसका भाई चंदर बनता है, लेकिन बोला जाता है ये चंदर का भी शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ उत्तराधिकार को लेके युद्ध होता है। युद्ध किनके बीच होता है? तो उनके दो पुत्रों के बीच, जिसमें एक पुत्र का नाम यहाँ पे राजा दाहिर था, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और दूसरा पुत्र का नाम इसी से मिलता जुलता आपको मिलता है। हम हर चीज जो भी बता रहे हैं वो केसी श्रीवास्तव के अनुसार बता रहे हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपका सोच से डिफरेंस होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा सोर्स को पढ़ नहीं सकते हैं, एक आध सोर्स ही पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम चला जाता है कि हर सोर्स को हम कितना देखें। तो इस तरह से केसी श्रीवास्तव में एक दाहिर नाम मिलता है, दूसरा है आपका दाहिर सिंह। तो दाहिर सिंह और दाहिर के बीच, दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, जिसमें विजय कौन होता है? तो हम लोग ऐसे भी राजा दाहिर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विजय तो उन्हीं को होना था। लेकिन वो विजय होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा सिंध पे उन्हीं का कब्जा होता है। वो एक कुछ हिस्सा जो है अपने भाई दाहिर सिंह को दे देते। तो इस तरह से जब युद्ध होगा और उसके बाद संधि होगा, तो सिंध का जो आधा राज्य है वो दाहिर सिंह के पास जाएगा और आधा राज्य जो है वो किसके पास जाएगा? दाहिर के पास जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि दाहिर का किस्मत जो था बहुत अच्छा था, या जो भी कहिए कि इसका मृत्यु हो जाता है, और इसका मृत्यु हो जाता है तो जो हिस्सा इसके पास था वो अब चला जाता है किसके पास? दाहिर के पास। तो इस तरह से सिंध का अब सर्वे सर्वा जो राजा बन चुका था वो कौन बन चुका था? दाहिर बन चुका था। तो इस तरह से यहाँ पे राजा दाहिर के अधीन सिंध थे। और आपको हम बताए थे शुरुआती समय से ही ऐसे कुछ कुछ घटनाक्रम हुए थे, जिसके कारण कई लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, विरोध करके इसको दबाने नहीं सके, लेकिन जब भी हम कहें कि मौका मिलेगा वो अपना विरोध जो है वो जाहिर करेंगे। और इसी चीज को यहाँ पे एक दो लाइन में यहाँ पे लिख के बताने का प्रयास किया गया है कि दाहिर एक शक्तिशाली शासक हुआ, लेकिन किंतु यहाँ पे सिंध में उसका विरोध भी क्या होते गया? बढ़ते गया। तो बहुत सारे ऐसे घटना थे, आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन जैसा कि हम कहें कि इसको 40 नंबर के तौर पे हमको देखना है कि अगर 40 नंबर में आ गया तो हम उसको लिख पाएंगे कि नहीं, तो उतना ही आपको पढ़ना है, रिसर्च नहीं करना है चीजों में। तो इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल और आंतरिक कलह, कहते हैं ना कि अपने में अगर लड़ते रहेंगे तो बाहरी लोगों को फायदा हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है अपने में एकता बना के रखना चाहिए, और जहां अपनों में फूट होता है बाहरियों को फायदा होता है। और वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे मंत्री जो है राजा को मार रहा है, और उसके बाद यहाँ पे राजा का जो बेटा है वो भी आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ के आधा आधा हिस्सा बांट रहे हैं। फिर एक राजा किसी तरह से मर गया, उसके बाद पुनः है ना दाहिर के हाथ में सारा साम्राज्य जो है वो आ जाता है। तो ये राजनीतिक उथल पुथल के साथ कई सारे है ना साम्राज्य में ऐसे गुट बन गए थे जो कि राजा के खिलाफ थे। इस तरह से आंतरिक कलह भी था, और इसी का फायदा उठाता है मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि सिंध के अरब, जो कि यहाँ पे आक्रमण करेंगे। और अल्टीमेटली 20 जून 1712 को मोहम्मद बिन कासिम जो है पूरे सिंध पे कब्जा कर लेता है। तो कब्जा करने का एक प्रोसेस है, अचानक ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया और आक्रमण करके दाहिर को पराजित कर दिया। बॉर्डर लाइन से ये प्रवेश करते जाएगा, और जैसे जैसे सीमावर्ती क्षेत्र को ये अपने कब्जा में करेगा, बाद में यहाँ पे इसका जो राजधानी है उसमें प्रवेश करके फिर अल्टीमेटली यहाँ पूरे सिंध पे ये क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत और अरब का क्या संपर्क रहा था। ऐसा तो हम लोग यहाँ पे ठीक है डायरेक्ट अभी देख लिए कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आक्रमण करता है और यहाँ पे क्या कर लेगा? सिंध में कब्जा कर लेगा। लेकिन हम थोड़ा सा प्राचीन 40 नंबर में हम लोग को चीजों को लिखना है और थोड़ा डिटेल में समझना है। ऐसा नहीं कि एक लाइन हम लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे 712 में आक्रमण किया और वो जीत लिया। ऐसा तो हम लोगों को पीटी में पढ़ना है, मेंस में तो चीजों को डीपली पढ़ना है। और इसीलिए अब यहाँ पे आपको ये चीज जानना है कि जब भी हम भारत और अरब का संबंध बताया तो उसका प्राचीन काल में क्या संबंध रहा है उसको भी थोड़ा बहुत आपको बताना होगा, और कैसे समय के साथ इनके संबंध में परिवर्तन आता है वो चीज को आपको डिनोट करना होगा। तो कहा जाता है कि अति प्राचीन काल में भारत तथा अरब के बीच जो है वो वाणिज्यिक संपर्क था, यानी इनके बीच व्यापार होता था। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ईरान इराक का जो हिस्सा था, जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया जो है उसके साथ उनका व्यापार का उल्लेख भी किया गया है। और आप पढ़े भी होंगे कि मेलुहा कहा जाता था सिंध प्रदेश को, और उनको नाविकों का देश भी कहा गया। तो इस तरह से बहुत प्राचीन काल से ही संपर्क रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है 7वीं सदी में इस्लाम का जब यहाँ पे क्या होता है? अंगीकार होता है। कहाँ पे? अरब में। 7वीं सदी मतलब आप समझ रहे हैं ना, 612 में जब यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद अपने आप को क्या करते हैं? खुदा का संदेशवाहक। तो 612 से लेके 632 तक जब तक वो जीवित रहेंगे, एक तरह से कहिए अपना
जो उनका विचारधारा था वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर चुके थे उस विचारधारा से, और जो भी उस विचारधारा को अपना लिए थे उसको इस्लाम के तौर पे जाना जाता था या मुस्लिम के तौर पे जाना जाता था। तो कहने का मतलब है कि ये 7वीं शताब्दी में कई सारे लोग जो थे वो इस्लाम को अंगीकार कर चुके थे, और अरब जो है भारत के तटीय प्रदेशों पर व्यापार करने के सिलसिले में तो आया करते ही करते थे, लेकिन यहाँ के और यहाँ पे जब आते थे तो कहा जाता है यहाँ के राजा जो है और जनता है दोनों उनका क्या करते थे, स्वागत करते थे। ये पहले का चीज था। लेकिन जैसे यहाँ इस्लाम स्वीकार हो जाएगा तब अब यहाँ पे करेगा, इस्लाम स्वीकार करने के बाद इनका जो यहाँ आने का जो दृष्टिकोण है उसमें काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता था। मतलब पहले जो आते थे वो केवल और केवल व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन अब जब आएंगे तो उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और उनका दृष्टिकोण हम शुरुआत से ही बता रहे हैं क्या हो जाएगा, तो उनका दृष्टिकोण अब ये हो जाएगा कि उनका व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ यहाँ पे उनका जो इस्लाम धर्म है उसका भी क्या हो, प्रचार और प्रसार हो। मतलब उनका दृष्टिकोण है, उनका जो विचारधारा है लोगों को उनको समझने को जानने को मिले। और दूसरा चीज ये भी हम शुरुआत में ही बता दिए थे कि इनको संसाधन का एक तरह से कई आवश्यकता था, क्योंकि राजनीतिक संगठन आपका तभी मजबूत होगा जब आपके पास संसाधन होगा। कहते हैं ना पैसा है तो पावर है, तो उसी तरह से ये जो है ज्यादा से ज्यादा जगह पे अपना कब्जा करना चाह रहे थे, अपना जो विचारधारा है उसको फैलाना चाह रहे थे और वहां के संसाधन पे कब्जा करना चाह रहे थे। इसीलिए तो हम कहते हैं गजनी भी यहाँ पे आक्रमण किया, तो यहाँ के जो धन और संपत्ति है उसको देखते हुए यहाँ पे आक्रमण किया था। तो इस तरह से यहाँ पे चीजों को थोड़ा थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे आ रहे हैं खलीफा में। आपको इसीलिए पहला वीडियो जो है इसका जो पार्ट 1 था उसमें इस्लाम का उदय और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पद थे उसके बारे में बताए थे। अब यहाँ पे चीज ये स्लाइड उम्मीद करते हैं आपको पिछले वीडियो में जो बताए हैं वो आपको ये याद रहा होगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए। आप इतना दूर तक देख लिए तो इसको कंटिन्यू करके आप जो है पहला वीडियो भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये सब शब्द जो है हम लोग पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। तो आपको बताया गया था कि जैसे पैगंबर मोहम्मद का देहांत होता है उसके बाद वो क्या होते हैं, बहुत सारे कबीला जो है वो विद्रोह कर देते हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए ये खिलाफत नामक एक संस्था बनता है और उसी का जो हेड रहता है उसको खलीफा बोलते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राज्य के लिए संसाधन को क्या करना, जुटाना। और संसाधन कैसे होगा, जब आप किसी के ऊपर आक्रमण कीजिएगा वो आपकी अधीनता को स्वीकार कर लेगा तो आपने आप वहां का संसाधन आपके कब्जे में हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता है जो पहला जो खलीफा था अबू बकर वो क्या करता है, जो विद्रोह था उसको दमन करता है। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे खलीफा आते हैं उमर, वो क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे बाइजेंटाइन में और सासानी साम्राज्य में। और आपका सासानी साम्राज्य में हम बताए थे कि पूरब में ईरान तरफ आता है और ईरान से सटा हुआ आपका कौन सा प्रदेश था, सिंध से। तो आप देखिए यहाँ पे फिर कैसे इसका उल्लेख हुआ है और इसीलिए हम इसको पहले आपको ऑलरेडी बता चुके थे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कहता है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कहता है कि खलीफा उमर के समय सिंध की ओर अरबों का प्रथम अभियान 636 में हुआ। तो ये खलीफा उमर आने वाला था इस चैप्टर में, इसीलिए हम पहला ही टॉपिक में या पहला पार्ट में ही आपको इस खलीफा शब्द से यहाँ पे एक तरह से कहिए रूबरी करवा दिए थे कि उमर जो है वो दूसरे नंबर के खलीफा है और ये जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, संसाधन की खोज करने के लिए अपने जो गवर्नर होंगे या अपने जो अधिकारी होंगे या सेना होंगे उनको विश्व के अलग अलग हिस्सों में भेजेंगे। और इसी क्रम में ये कहा गया है कि ये जो है यहाँ पे पहली बार भारत का एक तरह से कह सकते हैं या सिंध के जो प्रदेश है उसमें ये अपना अधिकार जमाने का प्रयास किए थे या कब्जा करने का प्रयास किए थे। तो यहाँ पे बंबई में कहा जाता है ये जो है पहली बार बंबई का जो थाना है, थाना उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे महाराष्ट्र का इलाका में ये आ रहा है और यहाँ पे चालुक्यों का शासन था और कहा जाता है चालुक्य का शासन होने के कारण ये जो है यहाँ पे पराजित हो गया था। मतलब चालुक्य जो थे वो इसको पराजित कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये जो अभियान रहा था 636 का जो खलीफा उमर के द्वारा भेजा गया था वो अभियान क्या हो गया, असफल हो गया। इसके पश्चात जब ये अभियान असफल हो जाता है तो भड़ोच हो जाता है, देवल हो जाता है। अभी हम आपको देवल दिखाएंगे जो कि एंशिएंट पोर्ट था, ये शुरुआती बंदरगाह था जो कि आपका कराची के पास होगा, जो कि पाकिस्तान में, ये तो आपको पता ही होगा। तो देवल में भी ये क्या करते हैं, एक तरह से कहिए आक्रमण करवाते हैं। बलूचिस्तान में स्थित जो मकरान है उस पर भी कई आक्रमण किए। तो कुल मिला के बस आपको इतना समझना है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यह महाराष्ट्र के जो मुंबई इलाका है उसका थाना है वहां पे आक्रमण करवाते हैं, वहां सफल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे भड़ोच है, देवल है और उसके बाद बलूचिस्तान का मकरान है, वहां पे भी जब भी इनको समय मिलता है ये आक्रमण कराते हैं और उसके बाद वहां पे अपना कब्जा जो है वो जमाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए ये मैप जो है बहुत काम का है और इसको आप कभी जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो वहां पे इस चीज को दर्शाने का भी प्रयास कीजिएगा। देखिए ईरान तक कब्जा हो चुका था, ये आपका कराची है और यहीं पे देवल पोर्ट है। बहुत बड़ा पोर्ट नहीं था, प्राचीन पोर्ट था, इसलिए वहां पे नहीं दिया गया, तो कराची के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। और ये जो बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान का ही एक प्रांत जो है अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं
कि बलूचिस्तान का ही एक हिस्सा जो है वो आपका मकरान के तौर पर यहाँ पे देखिए है ना, मकरान डिवीजन करके यहाँ पे इस साइड का सबसे किनारे वाला हिस्सा जो है वो आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो सबसे पहले कहां पे आक्रमण करेगा, मकरान में। तो ये क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए कि कैसे ये इंटर कर रहा है और फिर लास्ट में अरोर जो होगा, उनका अरोर जो होगा राजधानी होगा, वहां पे वो कब्जा करेगा और फिर जाके वो 712 में पूरी तरह से सिंध में कब्जा करेगा। तो यहीं पे हम बताए थे कि जब मोहम्मद कासिम पहली बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जब यहाँ के लोग मकरान को ये पराजित करेगा तो यहाँ के जो भी पुरुष थे सबको वो कहा जाता है कि सबका वो क्या करवा दिया था, हत्या करवा दिया था। तो ये सब घटनाक्रम आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते हुए चलना है, मैप से समझिएगा तो और भी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहता है कि अपनी प्रारंभिक पराजय तथा कठिनाई के बावजूद भी अरब सिंध की सीमा पर थल तथा जल मार्ग से ये धावे बोलते रहे। तो शुरुआत में इनको ठीक है पराजय हुआ, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं, बल्कि जब जब समय मिला ये आक्रमण करते रहे। और इसी क्रम में यहाँ पे देखने को मिलता है 8वीं सदी के प्रथम दशक तक सिंध के प्रदेश मकरान पर ये आक्रमण कर चुके थे। 712 में तो है ना आपका पूरा सिंध में कब्जा कर लेगा, लेकिन 712 से पहले जो प्रथम दशक था 8वीं शताब्दी का, उम्मीद करते हैं ये शताब्दी आप समझ में आ रहा होगा कि ये जो है 700 के बाद जो है 799 तक ये जो बोलते हैं वो 8वीं शताब्दी है। जैसे अभी हम लोग का 2000 चल रहा है ना, तो 2024 बोलते हैं तो कौन सी शताब्दी, 21वीं शताब्दी। तो ये छोटा छोटा बात है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है बोलता है 8वीं शताब्दी आते तक मकरान पर वो क्या कर लेता है, अधिकार जमाने का जो प्रयास था उसमें उनको सफलता मिलता है। मतलब पहले जो था वो प्रयास में असफल हो रहे थे, लेकिन 8वीं शताब्दी का प्रथम दशक में वो मकरान पे कब्जा कर लेते हैं। और मकरान किसका हिस्सा था, तो बलूचिस्तान का। और बलूचिस्तान किसका हिस्सा है, तो वो है सिंध का। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिला। और ये जो अभियान था वो किसके द्वारा किया गया था, यानी मकरान पे जो कब्जा किया गया, उस समय जो अभियान कर रहे थे उसका नाम दिया है इब्न अल हरी अल बेहती, इसका करते हैं। तो ये नाम अगर याद रहता है आंसर राइटिंग में ये सबको देखा जाएगा कि आप इस सब का उल्लेख कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, प्रेशर में कभी कभी याद नहीं रहता है, लेकिन इतना भी ये नहीं कह देना है कि मकरान में है ना जो नेतृत्व कर रहा था वो मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। ये नाम दे रहा है नेतृत्वकर्ता का नाम है ना अल हरी अल बेहती, तो ये नाम को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए पिछला वीडियो में ही हम बताए थे खलीफा, और उसके बाद एक शब्द बताए थे गवर्नर। तो जब खलीफा का साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, तो हम बोले थे कि धीरे धीरे यहाँ पे अलग अलग जो उसका साम्राज्य का हिस्सा होगा उसको एक गवर्नर के हाथ में दे दिया जाएगा। और वही गवर्नर वर्ड फिर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और इसीलिए हम बोले थे कि पहला वीडियो में जो है बेसिक चीज आपको समझ लेना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो शब्द का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में किया जा रहा है उस शब्द का आखिर मतलब क्या है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप देखिएगा जो गवर्नर आ रहा है उसको आप समझ पाइएगा। तो कहता है मकरान पर अधिकार हो जाने पर सिंध विजय का यहाँ जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया। तो आपका मकरान आपको बताया था कि ये सिंध का ये बॉर्डर लाइन था। जब यहाँ पे मकरान में कब्जा कर लीजिएगा तो सिंध में ऑलरेडी जो है जो दाहिर का जिसमें शासन था वो अब चले जाइएगा, तो एक तरह से मार्ग जो है वो खुल जाता है। और इसी तरह से कहा जाता है इराक का जो महत्वाकांक्षी अरब का गवर्नर था जिसका नाम था क्या, हज्जाज। तो वही चीज बोला गया था, खलीफा के जो नीचे होते थे उसको हम लोग बोलते थे क्या, गवर्नर। और वही गवर्नर का नाम ये हम लिए भी थे, हज्जाज का नाम। अगर पिछला वीडियो आप सुने होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो वहां पे हम हज्जाज का नाम भी लिए थे। तो यही गवर्नर से अनुमति लेके यहाँ पे ये गवर्नर जो है अनुमति लेके यहाँ पे क्या करता है, आक्रमण करता है। अब ये गवर्नर किसे अनुमति लेता है, तो खलीफा उमर से ये अनुमति लेता है। अब आपको ये चीज भी बताया कि धीरे धीरे आपका देखिएगा कि खलीफा का पावर जो होता है वो कम होते जाता है, और गवर्नर सबका पावर जो होता है या गुलाम जो है, तुर्क गुलाम जो है, उसका पावर बढ़ते जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी चूंकि वो चौथा एक तरह से कहिए अब्बासियों का जब काल आ जाएगा तब होगा, लेकिन अभी तक अब्बासियों का काल यहाँ पे नहीं आया। और इसीलिए यहाँ पे जो खलीफा है उसका पावर अभी ज्यादा है, और इसीलिए ये जहां पे भी आक्रमण कर रहे हैं तो खलीफा से अनुमति लेके कर रहे हैं। और इसीलिए गवर्नर हज्जाज जो है वो खलीफा उमर से क्या करता है, अनुमति लेता है कि हम सिंध में आक्रमण करने वाले हैं, आप अनुमति देते हैं कि नहीं। तो खलीफा तो चाह ही रहे थे इस्लाम का प्रचार हो और उसका जो एक तरह से कहिए दृष्टिकोण हो वो पूरे विश्व में फैल जाए, और जो भी संसाधन जहां से भी मिलता है वो उसके अधीन हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज अनुमति मिल गया। अब अनुमति मिलने के बाद ये लोग क्या करेगा, यहाँ पे आक्रमण करेगा। और उस आक्रमण को आप देखिए, तो बोलता है अरब आक्रमण
है ना, का जो तात्कालिक कारण है उसको यहाँ पे बताया गया। तो देखिए मेन मुद्दा तो वही था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और संसाधनों पे कब्जा करना, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि तात्कालिक कारण, जैसे 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो कारण बहुत सारा था, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था कि है ना, जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर का चर्बी का उपयोग किया गया था, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था और इसीलिए लोग यहाँ पे विद्रोह किए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे एक तात्कालिक कारण, यहाँ पे घटना जो है उसके बारे में बताया गया है कि आखिर जो यहाँ पे हज्जाज आक्रमण करता है उसका पीछे क्या रीजन था। तो उसके पीछे यहाँ पे रीजन था, बोला जाता था लंका, लंका मतलब वही श्रीलंका के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि श्रीलंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को देवल का समुद्री डाकुओं के द्वारा लूटना। अब देवल आपको बताया गया था कराची के पास है, और कराची किसके अंतर्गत आ रहा है, सिंध के अंतर्गत। यानी कि आप समझ लीजिए कोई जहाज है अमेरिका का और वो भारतीय सीमा रेखा में वो आया हुआ है, और भारतीय सीमा रेखा में आने के बाद उस जहाज के साथ लूटपाट हो जाता है। तो अमेरिका का जो शासक रहेगा वो क्या कहेगा भारतीय शासक से कि जो भी लूटपाट किया है उसके खिलाफ तुम कार्रवाई करो। अगर भारत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो अमेरिका किसके विरुद्ध कार्रवाई कर देगा, भारत के विरुद्ध। उम्मीद करते हैं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो उस तरह से यहाँ पे आप उसी तरह से समझिए, यहाँ डाकुओं ने मुस्लिम स्त्रियों और बच्चों को पकड़ लिया और उनके साथ बलात्कार किया। बताया गया कि ये स्त्रियां तथा बच्चे उन अरब व्यापारियों के थे जो लंका में मर गए थे, तथा इन अनाथों को लंका के राजा ने जहाजों से हज्जाज के पास भेजा था। तो लंका का जो राजा था कुछ नाव में कुछ लोगों को, यहाँ युद्ध वगैरह हुआ होगा तो जो भी बचे होंगे, हज्जाज के पास भेज रहा था। अब हज्जाज के पास जब भेज रहा था तो ये जो कराची था, कराची पोर्ट के पास जो देवल पोर्ट था, वहां पे कोई लोग जो है इस पोर्ट को लूट लेते हैं और ये टेरिटरी किसके अधीन आता था, दाहिर के अधीन। तो वही जो हज्जाज था वो दाहिर को बोलेगा, एक मौका मिल गया कि तुम्हारे इलाके में मेरा जहाज के साथ लूटपाट हुआ है तो तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो यहाँ पे कहा जाता है जो दाहिर है ना, वो उसका अधीनता को तो स्वीकार करेगा नहीं, इसीलिए ये थोड़ी बोलेगा कि तुम कर रहा है तो हम कार्रवाई कर ले, ऐसा नहीं। और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था, कार्रवाई नहीं किया, और यही एक तात्कालिक कारण बना। तो ये कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका मानना है कि ये केवल एक बहाना मात्र था। तो A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि ये तो एक बहाना मात्र था, इनका मेन जो कारण था वो क्या कारण था, मूल कारण जो था वो इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना था। तो इसी को हम शुरुआत समय से ही बताए थे कि जैसे पैगंबर का यहाँ पे देहांत होगा, यहाँ जो भी खलीफा बनेंगे उनका मुख्य उद्देश्य ही होगा जो भी विद्रोही है उनको शांत करना, विश्व के अनेक हिस्सों तक या ज्यादा से ज्यादा हिस्सों तक अपने को पहुंचाना, और वहां पे अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो धर्म है उसको फैलाना। तो इस तरह से यही कारण था सिंध में आक्रमण करने का। तो पूछा जाएगा ना सिंध में आक्रमण का क्या कारण था, प्राचीन काल में अरबों के साथ सिंध का किस तरह से संपर्क रहा था, वो सब सारा चीज आपको धीरे धीरे समझ में अब आ रहा होगा। तो अब इस तरह से आपको जो हम बताए कि जो भी हज्जाज था वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत क्रोध होता है कि हमरा इतना बड़ा खलीफा का साम्राज्य के अधीन हम आते हैं और मेरा जहाज कोई कैसे लूट लेगा। तो इस तरह से देवल को में लूटा गया था, और वो किसके टेरिटरी में आता था, दाहिर के। अब दाहिर को बोलता है कि तुम इसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन वो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। तो गुस्सा तो होना लाजमी था, घमंड से ये चूर थे। तो इस तरह से यहाँ पे वो कहता है कि अब हम दाहिर को क्या करेंगे, दंडित करेंगे। और दंडित कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करके क्यों, क्योंकि हम जिसको दंडित करने कह रहे हैं उसको राजा दाहिर दंडित नहीं कर रहा है। तो ये तो कहा जाता है कि ये रीजन था। और उसके बाद ये भी बोल रहे थे कि मेरा जितना क्षति है उसका क्षतिपूर्ति तुम कर दो, और नहीं तो आक्रमण करेंगे। तो राजा दाहिर भी उस समय शक्तिशाली था, बोला कि तुम्हारा करने से हम कुछ करने वाले हैं नहीं, हमको कार्रवाई करना होगा तो अपने मर्जी से करेंगे, कुछ देना होगा तो अपने मर्जी से देंगे, तुम्हारे कहने से हम कुछ चीज देने वाले नहीं है या किसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जब ये प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तो अंतिम अब रास्ता क्या बचा है, तो हज्जाज अपना सेना को भेजेगा, है ना, एक एक करके यहाँ पे भेजेगा और कहेगा कि ये जो राजा दाहिर है, जो उसके अनुसार, है ना, राजा दाहिर का इतना जो घमंड बढ़ गया उस घमंड को चूर करो, और हमारा इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए ये हमारा बात को क्यों नहीं मान रहा है, ये सोच रहा था, है ना। तो इस क्रम में, है ना, क्रमबद्ध तरीके से 3 सेना को यहाँ पे भेजा जाता है, जिसमें एक सेना के बारे में हम लोग जानते हैं, बाकी दोनों के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं होता। पहला का नाम है उबैदुल्ला, दूसरा का नाम है बरदुल, और तीसरा का नाम तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। तो इस तरह से दोनों को कहा जाता है। ये उबैदुल्ला और बरदुल का तो काम तमाम कर दिया था राजा दाहिर, बोला था कि आओ, है ना, तुमको यही निपटाते हैं, और इस तरह से यहाँ पे आता है और उसको यहाँ पे मार देता है। लेकिन यहाँ जब तीसरा यहाँ पे सेनापति आएगा, जब 2 यहाँ पे हार जाते हैं, तो तीसरा वाला जब जाएगा तो पूरे तैयारी के साथ जाएगा कि क्या उसका कमी है, खामी है, वो चीज को ढूंढते हुए। जैसे कि हम बोले थे ना कि
आपके साम्राज्य में अगर किसी तरह से आपका विद्रोही खड़ा हो जाता है, गृह युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि आप ही के इलाका में आप ही के खिलाफ कुछ गुट जो है वो बन जाते हैं, तो उन सब गुट को ये अपने साथ मिलाने का प्रयास करेगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मकरान पे कब्जा करते करते ये जो है पूरे सिंध पे कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम दो यहाँ पे सेना को तो दाहिर क्या कर देता है, मार देता है, और तीसरा सेना जो आता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसके साथ अब इनका युद्ध होने वाला है। और इस युद्ध में कहा जाता है कुछ विश्वासघाती लोगों के कारण ही राजा दाहिर जो है वो मारे जाते हैं, नहीं तो ये 50,000 सेना के साथ आया था। अंतिम पहुंचते पहुंचते इनका सेना जो है वो शुरुआती समय आएगा तो 12,000 के साथ आएगा, लेकिन जब अंतिम समय ये पहुंचेगा लड़ाई के समय तो इसका सेना जो है वो 50,000 तक पहुंच जाएगा। और उस 50,000 सेना के साथ भी ये युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि राजा दाहिर इसके ऊपर भारी पड़ गया था। लेकिन कहते हैं ना, विश्वासघाती लोग अगर रहे तो आप कितना बड़ा शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, आपको हारना, आपका हार जो है वो निश्चित होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा जाता है तीसरा सेना नायक जो है यहाँ पे 712 ईस्वी में यहाँ पे आते हैं अपने 15,000 सैनिक शक्तिशाली, जो शक्तिशाली सेना है जो किसके पास था, तो राजा दाहिर के पास। उसका सामना होता है किसके साथ होता है, तो 6,000 यहाँ पे उनके यहाँ पे दिया गया है। तीसरा सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम 712 में यहाँ पे सिंध पर आक्रमण करता है। अच्छा, ये जो 15,000 दिया जा रहा है ये मोहम्मद बिन कासिम का है, तो संख्या जो है यहाँ पे आपको ये 15,000 दे रहा है, जिसमें 6,000 जो देता है अश्वरोही था, और यहाँ पे ऊंट जो था वो आपका लगभग आपका 6,000 ही था, और यहाँ पे 3,000 जो था वो भारवाहक बैक्टीरियाई ऊंट थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ इतने ही ऊंट सवार थे, है ना, 6,000, और 6,000 अश्वरोही थे, और 3,000 जो थे भारवाहक बैक्टीरिया ऊंट थे। तो ये भारवाहक बैक्टीरियाई ऊंट थे। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 15,000 सेना के साथ ये एंट्री करता है। लेकिन अभी आप देखिएगा 50,000 कैसे बढ़ जाता है। मकरान के पास मोहम्मद हारून के नेतृत्व में एक सैनिक में इसमें शामिल हो गए, जबकि उसके तोपखाने जिसमें 5 शिला प्रक्षेपक लगे थे तथा प्रत्येक में 400 प्रशिक्षित सैनिक कार्यरत थे, समुद्र के मार्ग से उसे देवल में मिलने के लिए भेज दिया गया। तो कुल मिला के बहुत सारे अनेक जो लोग थे, सेनानायक थे, वो भी इनके साथ मिलते जा रहे थे और जुड़ते जा रहे थे, और इनका जो सेना था उसका संख्या बढ़ते जा रहा था। एक रक्षक दल, है ना, सेना जो असवद जहां के नेतृत्व में सिंध में सीमा पर भेजी गई। इस प्रकार कासिम के पास कुल 25,000 यहाँ पे सैनिक हो गए। उसकी प्रारंभिक सफलता के फलस्वरूप सैनिकों की संख्या बढ़ती गई तथा यह लगभग 50,000 तक पहुंच गई। तो आपको बस इतना याद रखना है कि शुरुआती चरण में 15,000 सेनाओं के साथ वो इंटर करता है। अगर थोड़ा बहुत आपको याद रहा है तो बहुत ज्यादा ये रटने वाला चीज भी नहीं है। 6,000 घोड़े अश्वरोही थे, 6,000 ऊंट के साथ था, और 3,000 यहाँ भारवाहक बैक्टीरियाई ऊंट के साथ आया था। और धीरे धीरे इनके प्रभाव में आते हुए कई सारे सेना नायक जो है, आपको नाम याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते समय बहुत प्रेशर में ये सब याद भी नहीं रहता है, तो आपको याद ना भी रहे तो कम से कम आपको याद ये रहना चाहिए कि बाद में कई सारे सेना के संगठन जो है इनके साथ जुड़ते हैं, और अंतिम समय इनका सेना का जो संख्या हो जाता है वो 50,000 हो जाता है। और इसी 50,000 सेना के साथ जो है आपके राजा दाहिर के साथ क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मकरान में क्या होता है। मकरान पहुंचकर वहां के राजा की सहायता प्राप्त की तथा दाहिर के शासन के असंतुष्ट जाटों और मेड़ों, है ना, को जो है अपनी ओर मिला लिया। यही चीज हम बोले थे शुरुआत समय कि जब चाच यहाँ का ब्राह्मण राजा बनेगा जो कि अपना राजा को मारेगा और उसके बाद उसकी विधवा पत्नी से विवाह करेगा, तो इसको लेके और भी बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आपको डिटेल पढ़िएगा तो जानने को मिलेगा, जिसके कारण कई लोग जो है उनके खिलाफ थे। अब यहाँ पे जब मोहम्मद कासिम यहाँ पे आक्रमण करता है तो जो भी उनके विद्रोही थे इनको अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से न केवल यहाँ पे जाट मेड़ो बल्कि यहाँ पे कई सारे बौद्ध जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पे सहायता करते हैं। और इसीलिए कहा गया था कि कुछ अपने लोगों के, है ना, खिलाफ जाने के कारण राजा दाहिर जो है वो पराजित होता है। तो इस तरह से दूसरी ओर दाहिर की सेना की संख्या और संसाधन दोनों ही काफी कम थी। सर्वप्रथम मोहम्मद ने देवल पर आक्रमण कर यहाँ पे अपने अधिकार में कर लिया और 17 वर्ष से अधिक के आयु के समस्त पुरुषों की हत्या कर दी। तो देवल जो अब की आपको बताया गया कराची के नजदीक में ये पोर्ट है, वहां पे जब ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो वहां जो भी पुरुष थे 17 वर्ष से ऊपर सबका ये हत्या करवा देता है। तो इतना ज्यादा बर्बर थे ये लोग अपने साम्राज्य को विस्तार को लेके। तो इस तरह से यहाँ पे आगे बोलता है उसके आक्रमण से दाहिर स्वयं बड़ा घबरा गया था तथा उसने देवल में उसका सामना करने के लिए कोई भी सेना नहीं भेजी, जो इसका सबसे बड़ा भूल था। आपके साम्राज्य में कोई आक्रमण किया और वहां पे आक्रमण करके विजय प्राप्त करके वहां के जो भी पुरुष हैं
अब समझिए 17 साल है, मतलब हम कह सकते हैं जो युवा थे सबको मरवा देता है। फिर भी राजा अगर अपना सेना नहीं भेज रहा है तो ये उसका सबसे बड़ा भूल माना जा सकता है। ऐसा आपको केसी श्रीवास्तव में लिखा हुआ है, वही चीज हम यहाँ पे लिख के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब मकरान तक आके तो मोहम्मद बिन कासिम रुकने वाला है नहीं, अपना सेना को वो आगे लेके जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कब्जा करने का प्रयास करेगा पूरे सिंध में। कहता है देवल के पुरुष का जब हत्या के बाद कासिम ने वहां के मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया, वहीं लूट की अपार संपत्ति और वस्तुएं उसके हाथ में लगी। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये भी तो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और साथ ही साथ वहां के संसाधन पे कब्जा भी करना। इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के मोहम्मद को सिंध के दक्षिणी भाग का क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो जब राजा यहाँ पे अपना सेना भेजा ही नहीं, राजा दाहिर तो वहां पे भेजा नहीं, जो कि सबसे बड़ा गलती कहा जा रहा है। तो जब यहाँ पे सेना है ही नहीं तो इनको किसी तरह का कोई भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वहां पे लोगों को हत्या करवा दिया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया गया और जो अकूत संपत्ति था उस पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद तिरुन, सेहवन, शीशम है ना, शीशम की विजय करता हुआ उसने सिंधु नदी यहाँ पे पार कर ली। तो इस तरह से अगर आपके बॉर्डर लाइन में कोई पहुंच गया है, अगर आप उसको रोकिएगा नहीं तो वो क्या करेगा, आपके राजधानी तक पहुंच जाएगा। और वही हुआ भी। आपको यहाँ पे लगा, राजा दाहिर को लगा होगा कि हम इसको रोक लेंगे, लेकिन ये रोक नहीं पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रांत है आपका, ये जो है ना, ये मकरान इलाका से आते आते धीरे धीरे ये जो है सिंध में अपना चले जाएंगे और अरोर जो है, जो उनका राजधानी था, वहां पे पहुंच जाएंगे। और यही कहा जाता है अरोर में ही युद्ध होता है, बैटल ऑफ अरोर के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं, जो कि दाहिर का एक तरह से कह सकते हैं प्रशासनिक राजधानी था। वहीं पे मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है और 20 जून 712 ईस्वी को युद्ध होता है। और इसी युद्ध में कहा जाता है कुछ ऐसे, देखिए एक गुट तो था इसके विरोध था, जो कि दिखा भी रहा था कि इसके विरोध में, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे कि हम आपके साथ में है, और उसके बाद जब समय आया जब साथ देने का तो वो इसके खिलाफ हो गए। तो इसको हम लोग विश्वासघाती कहते हैं। तो ठीक है, विरोध करना कोई बात बड़ी बात नहीं है, हर समय किसी ना किसी का विरोध होता रहा है, लेकिन विश्वासघाती होना ये सबसे बड़ा बात था कि कुछ लोग इसके विश्वासघाती निकले और उसी विश्वासघाती के कारण जो है इसका एक तरह से कहिए ये मारा जाता है और यहाँ पे अरब जो है वो पूरे सिंध पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से वीरता पूर्वक कहा जाता है, ये लड़ता हुआ क्या होता है, मारा जाता है। और जब ये मारा जाएगा वीरता पूर्वक लड़ता हुआ, तो जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा गया था, इनकी जो रानी रहेंगी वो युद्ध का मोर्चा को क्या करती है, संभाल लेती है। रानी यहाँ पे आपका के बारे में दिया गया, रानी बाई के बारे में। तो रानी बाई के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु यानी कि इनके पति के, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे राजा दाहिर के जो मृत्यु हो गया, तो उसका बाद रानी जो है, देखिए विकिपीडिया में इनका पत्नी का और भी अलग नाम देखने को मिलता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि केसी श्रीवास्तव की किताब में लिखा गया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसका उल्लेख हुआ होगा, तभी वो लिखे होंगे। तो इस तरह से ये किले के भीतर अपने 15,000 सैनिकों के साथ अरबों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। तो इसीलिए हम कहे थे मात्र 15,000 सैनिकों के साथ ये युद्ध में भिड़ जाती है, किसके साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ, जो कि पूरे मकरान पे कब्जा कर चुका है। अरूर के युद्ध में इनका पति का देहांत हो चुका है और ये 50,000 सेना के साथ और भी इनका सेना जो है वो बढ़ गया होगा अभी तक, उसके साथ भी ये उसके सामने ये आत्मसमर्पण करने के बजाय ये इनके साथ लड़ जाती है। और जब यहाँ पे कहा जाता है सीमित संसाधन के साथ इनका प्रतिरोध करते हुए धीरे धीरे, है ना, ये क्या होगा, अब मान चलिए आपके सामने 50,000 है सेना, तो आप कितना देर तक लड़ जाइए, एक टाइम तो आएगा जब आपका हार का समय आने वाला रहेगा। तो आत्मसमर्पण करने के बजाय ये कहती है कि अपनी पवित्रता को बचाने के लिए राजपूत परंपरा का अनुसरण करते हुए जौहर कर लेती है और अपना प्राण को त्याग देती है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के हाथ नहीं लगती है या अरबों के हाथ नहीं लगती है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपको वीडियो के शुरुआत में बताया गया कि जब इनका देहांत हो जाता है तो किसी घटनाक्रम में चचनामा के में उल्लेख किया गया है कि इनकी 2 बेटी या राजा दाहिर की 2 बेटी जो कि राजकुमारी के तौर पे थी, उनको पकड़ के खलीफा के हरम में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, आपको बस स्रोत के साथ इसका उल्लेख कर देना है, बहुत ज्यादा इसमें आपका जाना नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणवाद में दाहिर के पुत्र, ब्राह्मणवाद एक्चुअली जगह का नाम है, ठीक ना, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दाहिर के पुत्र जयसी, अब यहाँ पे उनका बेटा जो बचा होगा वो भी तो युद्ध में भाग लेगा। तो कहता है भीषण, है ना, मोर्चेबंदी की, जिससे अरब सैनिक, है ना,
को तोड़ नहीं पाए थे। इतना ज्यादा इनका शक्तिशाली, इतना हार के बावजूद भी ये लोग डटे हुए रहे। तो कहता है कि जो भी मोर्चाबंदी था उसको ये अरब जो थे वो तोड़ नहीं सके थे, किंतु कहा जाता है 5 वर्ष के बाद कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि ये स्वयं इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और इस तरह से सिंध में पूरी तरह से अल्टीमेटली यहाँ पे अरबों का यहाँ पे अधिकार हो जाता है। इसके बाद बोला गया है मोहम्मद बिन कासिम के, है ना, यहाँ इसके बाद मोहम्मद ने अधिकार कर लिया कहाँ, ब्राह्मणवाद में, अलोरा में यहाँ पे दिया गया, जो अरोरा होगा हमको जहां तक हमको लग रहा है, ये हिंदी में लिखने में अलोरा लिखा गया। फिर सिक्का हो गया, मुल्तान हो गया, है ना। इस तरह से जो भी मेन सेंटर थे, मतलब सिंध का जो भी महत्वपूर्ण जगह था, सब में अब किसका कब्जा हो गया, तो मोहम्मद बिन कासिम का। दाहिर वंश का विनाश हुआ तथा समस्त सिंध पे, है ना, अब अरबों का यहाँ पे अधिकार स्थापित हो गया और इस तरह से अरब जो है यहाँ पे राजा दाहिर को पराजित करके पूरे सिंध पे अपना कब्जा जमा चुके थे। अब यहाँ पे दिया गया है 715-16 में मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु। अलग अलग स्रोत में अलग अलग घटना मिलता है। अभी आपको हम जैसे शुरुआत में बताए थे कि राजकुमारी के कारण उनका जो है खलीफा है, बोलते हैं कि उनको संदूक में बंद करके भेज दो और इस तरह से दम घुटने से उनका मृत्यु हो जाता है। अब क्या कहानी सत्य है नहीं है इसमें हम लोगों को जाना नहीं है, बस हाँ ग्रंथ का नाम लिखिए, उल्लेख कर दीजिए और बस आपका काम यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने संपूर्ण सिंध पर शासन किया, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए। हम लोग देखते हैं कि लगभग 712 में यहाँ पे अरबों का आक्रमण यानी इस्लाम का एक तरह से कहिए प्रभुत्व जो है वो सिंध में हो गया था, लेकिन भारत में यहाँ पे इस्लाम को या एक तरह से कहिए इन अरबों को आने में कितना 100 साल लग गया, तो लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं 300 साल का टाइम लग गया। क्या आप देखिए 700 में 300 जोड़ेंगे तो 1200 आएगा और 1200 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम या इस्लाम का यहाँ पे प्रभाव बढ़ गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि इसको सिंध में ही लगभग 300 साल तक रोक दिया गया था। तो रोकने वाले कोई तो होंगे ना, तो रोकने वाले कश्मीर के, शुरुआत में शायद हम वीडियो के शुरुआत में बताए होंगे कि कश्मीर का एक राजा था जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापिड। तो ये कश्मीर से आगे नहीं बढ़ने दिए, तो कश्मीर में ही उनको रोक दिए बॉर्डर लाइन में। और दूसरा चीज है कि अगर आप दक्षिण भारत में आइएगा तो गुर्जर प्रतिहार, बादामी के चालुक्य, आपको बताया भी गया था कि जब थाने में आक्रमण किया गया था तो उसमें चालुक्यों का शासन था, तो चालुक्य लोग भी यहाँ पे उनको रोके हुए थे। और इस तरह से कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इन्होंने, है ना, बराबर अरबों को दबाए रखा और उन्हें सिंध के पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व में कभी भी नहीं बढ़ने दिया। तो जब इनका एक तरह से कहिए जब तक इनके पास शक्ति रहेगा तब तक अरबों को या अरब से जो आक्रमण किए हुए थे, जो कि सिंध में कब्जा कर चुके थे, उसको वहीं पे रोक के रखते हैं। भारत के जो मुख्य हिस्सा था, जिसको अभी हम लोग कह सकते हैं अभी का जो भारत है, उसमें इसको आने नहीं दिए थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे देखें कि कैसे अरब जो है सिंध पे कब्जा कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब अरब का यहाँ पे कब्जा हो जाता है तब अरब के समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे घटना देखने को मिलेंगे जिसके कारण बहुत सारा परिवर्तन सिंध में देखने को मिलेगा, या कुछ चीज जो है सिंध के लोग जो है अरबों के चीज को अपना लेंगे, बहुत सारे अरब के लोग जो होंगे वो सिंध के चीजों को अपना लेंगे। तो इस तरह से क्या प्रभाव रहा है, ये सब सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप चीजों को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहे होंगे। और आपको जो कहा गया है कि आंसर राइटिंग करके आप भेजिए आपका आंसर को, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, अभी हम इसका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे पहले आप चीजों को लिख लीजिए। अब मेन चीज तो आपका लिखा ही गया, तो उन तीनों प्रश्नों को जो कि टेलीग्राम में आपको दिया गया उसको लिखिए और लिख के भेजने का प्रयास कीजिए। अभी से आपका प्रैक्टिस होगा, और नहीं तो आप जो है रिजल्ट का इंतजार करते रहिएगा, समय बीत जाएगा तो है ना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रिजल्ट जो भी उसको छोड़ दीजिए, अपना जो मेहनत करना वो अपना मेहनत करते रहिए। और इस तरह से अगर ठीक है ये एग्जाम में नहीं भी हो जाता है, हम तो कहते हैं चीजों को पॉजिटिव में लीजिए। अगर मान चलिए आपका पीटी एग्जाम नहीं क्लियर होता है, तो पीटी एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या जीवन समाप्त हो जाएगा? आपको इसको पॉजिटिव वे में सोचना है। चलो ठीक है, हम मेंस में या इंटरव्यू में जाके फेल होते हैं, उससे अच्छा पीटी में फेल हो गए। हम सीजीएल का भी एग्जाम का डेट दिया जा रहा है जून जुलाई में, तो उसका हम तैयारी करेंगे। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब सारा सब्जेक्ट जो कि जेपीएससी में पढ़ना नहीं है, उन सब सब्जेक्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चीजों को थोड़ा सा सकारात्मक तौर पे लीजिए, हर चीज को नकारात्मक तौर पे लेना सही बात नहीं है। तो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कम से कम धैर्यपूर्वक चीजों को देखिए, और अगर आपके पास समय है तो इसका आंसर जरूर लिख के भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।